नमस्कार सभी को। जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी पुण्य भूमि भारत में प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रांत में समय समय पर अनेक प्रकार के राष्ट्र बोध जगाने वाले महान पुरुष पैदा हुए हैं। पुण्य सलीला भारत भूमि पर पैदा होने वाले ऐसे अनेक राष्ट्र बोध जागरण करने वाले महापुरुषों को नई पीढ़ी से परिचित कराने का कार्य लगातार चल रहा है। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष पर चर्चा विमर्श करेंगे जिनका नाम है राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में जो विशेष मेहमान हैं, मैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ आज उपस्थित हैं श्रीमान सतीश कुमार जी। ये मद्रास हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और विभिन्न विषयों के जानकार हैं। विशेष रूप से आप जो हैं अनेक सामाजिक संगठनों और कारपोरेट एसोसिएशन में लीगल एडवाइजर का भी काम देख रहे हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, सन टीवी, राज टीवी, विजय टीवी जैसे अनेक चैनलों पर पैनल डिस्कशन में भाग लेते रहे हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आप निरंतर सक्रिय हैं। मैं प्रेरणा मीडिया की ओर से डॉक्टर प्रताप निर्भय सिंह, सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पर। तो बड़ा सौभाग्य है आज आपका मार्गदर्शन हमें राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती जी पर मिलेगा। नमस्कार सबको, नमस्कार प्रेरणा टीवी को और व्यूअर्स को मेरा पहला प्रणाम जी। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि सुब्रमण्य भारती कौन थे और उनको भारतीयर नाम से भी जाना जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। सुब्रमण्य भारती हमारे देश के बहुत बड़ा लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता, समाज सुधारक और महाकवि है। लोकप्रिय के रूप में महाकवि भारती के रूप में जाना जाता है और आधुनिक तमिल कविता की अग्रणी थे हैं और सबसे महान तमिल साहित्यकारों में एक ही है महाकवि सुब्रमण्य भारती। उनके कृतियों के कारण हमारे भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के और देशभक्ति जगाने वाले ज्वलंत गीत है महाकवि भारती का सारी कविता। महाकवि भारती का समय 1882 से 1921 तक 39 वर्ष है उनका जीवन। ऐसे 39 वर्ष के जीवन में और उनका समय है देश का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बताते हैं ना, उस समय का है 1882 और 1921 में देखे तो उस समय का काल है हमारे देश की और विश्व में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय है। उस समय ब्रिटिश वालों का हाथ ऊपर था। ये चरित्र आप सबको मालूम पड़ेगा। उस समय उनका जन्म और उनका सारे राष्ट्र सेवा ऐसे ही था। और उस समय जो लोग हैं हमारे देश के लिए तो त्यागी है और देशभक्त हैं, उन सबके साथ हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए और समाज सुधारक की तरह उन्होंने काम किया। और उनके तमिलनाडु में तिरुनेलवेली नामक एक दक्षिण तमिलनाडु में है, में एटेबरम नाम के एक छोटी सी गांव में उनका जन्म हुआ है। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है। फिर और उनके 5 वर्ष में 5 उम्र में उनके मदर उनके छोड़ के गए। और फिर उनके पिता के बाल पोषण के कारण फिर 11 उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में भी उसका तमिल में और तमिल साहित्यों में उनका इतना इंटरेस्ट भी था। इसके कारण और उस समय एटयपुरम नाम के एक राजा था, उधर ही उनका जन्म भी हुआ है। और राजा के सामने दरबार में हमेशा ऐसे वाद विवाद चले जाएगा
उस समय वो बहुत बड़ा पंडितों के साथ उनके वाद विवाद में, साहित्य और कविताओं के वाद में वो जीत लिया। इतनी छोटी सी उम्र में उनको ज्ञान देकर एटेपुरम राजा ने उनको भारती का नाम दे दिया। इसके कारण, और सुब्रमण्यम उनका नाम है, फिर भी भारती नाम से सबको मालूम होगा वो उस समय के बाद। उनके ऐसे छोटी सी उम्र में उनके कविता भी लिखते थे। कविता लिखने और मातृभूमि के करना ही उनका एकमात्र काम था उस समय। उनके लिए कविता राष्ट्रीय करने के कारण सारे कविता उनके लिखे चुके हैं। और बिकॉज उनके पालन पोषण ने उनके पिता किया, और उनका मरने के बाद, उनके मृत्यु के बाद, और काशी भी गए थे वो। छोटी सी ऐसे 4 वर्ष और काशी में वो रहे थे। उस समय महाकवि भारती ने इतना लैंग्वेज से सीखना है वो उतना वो ने सीखा। और भारती को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु, मोर देन 20 लैंग्वेजेस भारती को उस समय वो सीख लिया वो। इसके कारण सारे भारत में कहां में कोई समस्या है और देशभक्ति के कारण सारे लोगों के साथ उनके काम करने का मौका मिला था। मुझे बताइए कि जैसा आपने बताया कि वो कविताएं बहुत लिखते थे, तो भारत की स्वाधीनता में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। तो उनकी कोई एक कविता के बारे में बताइए कि जो उस समय के क्रांतिकारियों में या उस समय के जो हमारे आंदोलनकारी थे उनके लिए वो प्रेरणा का काम करती थी। कोई एक कविता उनकी आपको ध्यान में आ रही हो, आप बताइए। बहुत बड़ा ये भारतीयों की कविता देखे तो अमृत का सागर की तरह तो उनका सारे कविता आपको सबको मालूम पड़ेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी उनके नॉवल में लिखे थे वंदे मातरम का एक कविता। 1800 में 1880 के बाद वो कविता के कारण सारे भारत में वंदे मातरम ऐसे मंत्र आग लगा था। मगर भारती भी वो काशी में रहने के कारण वंदे मातरम का मंत्र उनके मन में भी था। मगर जब वो वापस आए थे मद्रास, और आने के बाद ये वंदे मातरम का अर्थ तो क्या है हमारे लोगों को पता नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज के कारण हमको इतनी भाषा जानने की मौका नहीं था। इसलिए भारती ने क्या किया, वो मंत्र का अर्थ क्या है इसके बारे में एक कविता लिखा है। वंदे मातरम என்போம் எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம் वंदे मातरम என்போம், ऐसे लिखा है भारती ने। बंकिम चंद्र चटर्जी जब वो कविता देखे तो उन्होंने लिखे कि बंगाल की 3 करोड़ लोगों के लिए लिखे थे। आप आनंद मठ ऐसे नावल पढ़े तो आपको जानना पड़ेगा। मगर भारती ने ऐसे एक स्टेट के लिए तो लिखा है, 3 करोड़ लोगों के लिए लिखा है वो वंदे मातरम। मैं इसको सारे धरती के लोगों के लिए मैं लिखूंगा। इसलिए इसका अर्थ बोलते समय हमारे तमिल में ऐसे लिखे हैं महाकवि भारती, वंदे मातरम என்போம் मानिल ताये वणंगुदुम, ये धरती माता के हम प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। ऐसे भारती ने परिवर्तन किया है, ऐसे लिखा है। और भारती ने ऐसे पोयम में बोलता है कि जब आपको हम क्या सोचेंगे कि उस समय ब्रिटिश के कारण डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी था। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण हमारे बीच में लड़ाई भी था, और मिसअंडरस्टैंडिंग और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब था। ये सब देखकर महाकवि भारती ने वो कविता में लिखा है, मैं बोलूंगा, 1000 उंडिंग जादी
இதில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி. ஆயிரம் உண்டிங்கு ஜாதி, இதில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி. ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோம், நம்மில் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் அன்றோ. भारत ने लिखे हमारे बीच में है हजार जाति, तुम कौन है करना इधर राजनीति. एक ही मां का सब बच्चे हैं हम, एक ही मां का सब बच्चे हैं हम. लड़ाई तो होगा फिर भी भाई भाई है हम. ऐसे लिखे हैं महाकवि भारती. क्योंकि उस समय हमारे देश में सबको यूनिटी के कारण, सबको एकता के कारण भारती के साथ वाऊ चिदम्बरम पिल्लई, आपको मालूम पड़ेगा वाऊ चिदम्बरम पिल्लई के बारे में, और सुब्रमण्य शिवा, इतने बड़े बड़े लोग थे उस समय. और सबके साथ महाकवि भारती ने स्वतंत्रता का आग जगाने के लिए काम किए. आपने उनके दो मित्रों का नाम लिया, और इनके अतिरिक्त ऐसे और प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के बारे में भी बताइए जिनसे उनका संबंध रहा है या जिनसे उनको प्रेरणा मिली है. जैसे कि श्री अरविंद हैं, भगिनी निवेदिता हैं, मैंने थोड़ा पढ़ा है, तो उनसे भी उनका थोड़ा संबंध रहा है. तो आप थोड़ा प्रकाश डालें कि किस प्रकार से वो उस समय के जो सर्वनिष्ठ क्रांतिकारी थे माँ भारती के लिए जुटे हुए, उनके साथ वो संपर्क में थे सदैव. पहले भी मैंने बोला कि भारती के जीवन समय पहला वर्ल्ड वॉर का समय था. पहले वर्ल्ड वॉर का समय में, और आप सबको मालूम पड़ेगा कि उस समय दो डिवीजन था हमारे देशभक्तों के सामने, वो गरम दल और नरम दल, इस दोनों ही था. गोखले ने नरम दल के देशभक्तों के साथ था, और हमारे तिलक जी ने, महर्षि तिलक ने, और गरम दल के साथ. उस समय महाकवि भारती तिलक जी के साथ काम करने के लिए सोचे थे, और तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपति राय जी, उन सब के साथ काम करने के लिए और देश के काम करने के लिए और सेवा करने के लिए भारती ने, और उनके दोस्तों के साथ, बाबू चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्य शिवा, सबके साथ तिलक के नाम से सारे तमिलनाडु में इतना सेवा किए थे, और मीटिंग्स भी डाले थे, और तिलक क्या क्या बोलते थे सब सारे तमिलनाडु में आग की तरफ जगाने के लिए वो काम किए. इसलिए तिलक को इधर लेके आए थे. और अभी भी हमारे मेरीना बीच में आपको देख सकते हैं कि एक तिलक के नाम में एक बहुत बड़ा मेला भी है. वो सब अरेंज किया, एक सम्मेलन, महाकवि भारती सम्मेलन को अरेंज किया. उस समय लाखों देशभक्तों ने आकर तिलक जी को देखने के लिए आए थे. उसी तरह लाला लजपति राय के बारे में भारती को बहुत भक्ति थे. इस भक्ति के कारण लाला लजपति राय के लिए जब जेल में डाले थे और देश के बाहर जाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने किए थे ना, उस समय भारती ने सारे लोगों से लाला लाजपत राय को वापस लेने के लिए उन्होंने सेवा किया, और इसके कविता भी उनके बारे में लिखे हैं. और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, आप ऐसे देखना पड़ेगा कि उत्तर, दक्षिण और पूरब सबसे नेताओं के साथ उनको काम करने के लिए मौका मिला था. इसका मुख्य कारण महाकवि भारती को सारे भाषा में उनका ज्ञान था. ये ज्ञान के कारण वो सारे देश भक्तों और लीडर के साथ काम करने के लिए उस समय महाकवि सुब्रमण्य भारती ने अपने दोस्तों के साथ काम किया है. इसके अलावा भारती को 1905 में तो सूरत में कांग्रेस का सम्मेलन था. इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारती उधर गए थे. निवेदिता देवी को मिलने का मौका मिला कलकत्ता पे. वो निवेदिता देवी को मिलने के बाद आपको मालूम पड़ेगा निवेदिता स्वामी विवेकानंद की परम शिष्य. उनके कारण महाकवि भारती को महिला शक्ति के बारे में, देश के लिए क्या करना,
इतना ज्ञान उनसे महाकवि भारती को आया। इसके कारण महिला शक्ति नहीं है तो हमारे देश में ऐसे राजनीति का स्वतंत्र मिलने के बाद भी कोई इसका अर्थ नहीं होगा। इसलिए महाकवि भारती ने सोचा कि महिलाओं की शक्ति के बारे में भी ये सब लीडर के साथ काम करने के लिए सोचा। और इसी तरह सारे लोगों के साथ विपिन चंद्रपाल, लाला लजपति राय, महर्षि तिलक, वाऊ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्य शिवा, नीलकंठ ब्रह्मचारी, उन सब के साथ महाकवि भारती ने काम किए। और उनके भाषाओं के सब राष्ट्रभाषा हिंदी में भी उसका बहुत ज्ञान था। इसके कारण सब राष्ट्र देश के सब लीडर के साथ काम करने के लिए उनका मौका मिला। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार से क्रांतिकारियों के साथ संपूर्ण भारत में उनके संबंध थे। अनेक भाषाओं की वो ज्ञाता थे। अपनी भाषा प्रवीणता के कारण उन्होंने विभिन्न प्रांतों में रहने वाले क्रांतिकारियों से भी संपर्क स्थापित कर अपना कार्य प्रारंभ किया। और स्वामी विवेकानंद की प्रबुद्ध शिष्या भगिनी निवेदिता के साथ भी उन्होंने काम किया और उनसे प्रेरित होकर नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया। ये सब आपने बताया। तो मुझे थोड़ा सा ये भी जानना होगा अपने दर्शकों के लिए कि उस समय तत्कालीन ब्रिटिश समय में भारतीय समाज में कुछ बुराइयां भी आ गई थी, तो जिसको वो दूर करने के लिए तत्कालीन समय में हुए सभी महापुरुष उसके लिए भी काम कर रहे थे। और बताया जाता है कि सुब्रमण्य भारती जी ने भी समाज सुधारक के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि एक समाज सुधारक के रूप में उनकी क्या भूमिका रही। भारती के 39 वर्ष उनका जीवन समय है, क्योंकि उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि 1920 में बहुत बड़ा स्टार्वेशन आए थे। खाने के लिए तो चावल वगैरह सब कुछ नहीं मिला। लाखों लाखों लोग भी मर चुके थे। भारती का समय उस समय था। और भारत में, इंडिया में उस समय ब्रिटिश का राज था। मगर पांडिचेरी और गोवा उसी तरह, गोवा में तो पोर्चुगल का राज्य था, इसी तरह पांडिचेरी में फ्रेंच का राज्य था। इसलिए भारती की तरह कुछ देशभक्तों ने सोचे कि ब्रिटिश राज में है तो लिखना और कुछ काम करने में कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गिरफ्तार करेंगे ब्रिटिश राज। इसलिए ऐसे देशभक्तों ने पांडिचेरी जाकर उधर से सारे देश में लिखने, ऐसे पत्रकार के रूप में और एक कवि के रूप में देशभक्ति के लिए काम कर रहे थे। उस समय उनके कविता और इंडिया नाम के एक पत्रकार थे। ऐसे पत्रकार में महाकवि भारती ने काम किए हैं। फिर विजया नाम के एक पत्रकार भी था। और बाल भारत, अंग्रेजी में बाल भारत पत्रिका निकालते थे। बाल भारत में भी अंग्रेजी में लिखे हैं जी। और कर्मयोगी, क्योंकि अरविंद घोष, आपको मालूम पड़ेगा अरविंद घोष, फिर स्वामी अरविंद हो गए थे। उनके साथ कर्मयोगी ऐसे आर्य और ऐसे पत्रिकाओं भी, और महाकवि भारती ने अपने कविताओं और क्या क्या लिखना है भारत देश के लिए वो सब लिख चुके हैं। भारतीयों के कविताओं में देखे तो हमारे देश की परंपरा, हमारे देश के बारे में लोगों के लिए तो इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि जब ब्रिटिश वाले इधर आए थे ना उस समय, और हमसे क्या बोले थे कि हमारे ब्रिटिश में क्या क्या है, आप सब बुद्धू है, आपको ज्ञान नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में ही ज्ञान है, हम सबको ज्ञान नहीं है। ऐसे विजन हम सबको दे दिया ब्रिटिश वालों ने। उस समय महाकवि भारती की तरह लोगों हमारे देश की परंपरा के बारे में, हमारे देश की कलाचार के बारे में, हमारे देश की वैल्यूज के बारे में बताना बहुत ऐसे एक कर्तव्य भी था उन सबको। भारती ने ऐसे लिखे हैं हमारे उनके
कविताओं में मैं एक कविता आपको बोल दूंगा. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் கானத்திலே அன்னதானத்திலே गानத்திலே மிகு சாத்திரம் கொண்டு कविதையிலே உயர் நாடு. मैं बोलूंगा, इसका अर्थ अनुवाद भी कर दूंगा जी. में श्रेष्ठ देश है वो सिर्फ हमारा भारत है. ज्ञान में, परमोन में, स्वयमान में, अन्नदान में, गान में, अमर कविताओं में श्रेष्ठ है ये देश है, ये सिर्फ भारत देश है. धीर से, बलवीर से, दिल की नरमी से, उपकार से, शास्त्र धर्म की सार से श्रेष्ठ हमारा देश है, ये सिर्फ भारत देश है. ये देशवासियों ध्यान रखो, ये देशवासियों ध्यान रखो, तू इस भारत का सतपुत्र, तू इस भारत का सतपुत्र. और ये भारत विश्व देशों की चेहरे में तिलक की तरह चमक रही है. और ये भारत विश्व देशों की चेहरे में तिलक की तरह चमक रही है. பாரத நாடு பார்க்கெல்லாம் திலகம், நீர் அதன் புதல்வர் இந்நிறைவகற்றாதி. भारती ने बोला कि हमारा देश के बारे में, हमारे परंपरा के बारे में, हमारा कलाचार के बारे में पहले जानना पड़ेगा. हमारे देश को हम कभी कम नहीं सोचना. यह भारत और ये भारत के विचार में हमारे महाकवि सुब्रमण्य भारती ने कविता लिखी. सतीश जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो महाकवि भरतियार की जो कविताएं हैं उनका हिंदी में अनुवाद भी श्री एस सतीश जी ने किया है, और वो भी लयबद्ध रूप से. और आपने उसका एक उदाहरण देखा भी कि किस प्रकार से उन्होंने उस भावों को जो है अपनी हिंदी भाषा में हम सबके सामने रखा, जो महाकवि भरतियार ने तमिल भाषा में लिखी थी. बहुत अच्छी प्रकार से आपने बताया. और आपकी ये कविता सुनने के बाद तो ये रह ही नहीं जाता कि मैं आपसे पूछूं कि उन्होंने मतलब ऐसी कौन सी प्रेरणा दी. लेकिन क्योंकि एक शिष्टाचार होता है, इस कार्यक्रम का भी एक शिष्टाचार है कि इस छोटे से वार्तालाप में हम ये जानना भी चाहेंगे कि जो हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, आप किस प्रकार से सुब्रमण्य भारती को उनके लिए देखते हैं, या दूसरे अर्थों में मैं कहूँ तो हमारी जो युवा पीढ़ी है किस प्रकार से सुब्रमण्य भारती से प्रेरणा ले सकती है, ये थोड़ा सा और बताइए. अभी आज युवाओं के लिए हमारे देश के चरित्र और साहित्य पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, और उनके पढ़ाई और भविष्य में तो काम करने के लिए सिर्फ पैसा के मामले के लिए पढ़ रहे हैं. हमारे देश की चरित्र, हमारे देश की साहित्य और हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज कैसा है ये सब जानने के लिए. और हमारे पेरेंट्स वगैरह भी, हमारे पेरेंट्स भी नहीं समय नहीं देते हैं उन सबको. मगर हमको जानना पड़ेगा कि हम भारत के छोड़कर अभी फॉरेन में भी काम करने के लिए हमारे युवा जा रहे हैं. ऐसे जाने के बाद में हमारे भारत के बारे में, हमारा देश के क्या क्या, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की कलाचार के लिए, हमारे देश की रिलीजन और हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए कितने लोग ऋषियों से, उसके बाद कितने बड़े बड़े लोग आए थे और पुराने लोग ज्ञानी आए थे. उन सब के बारे में उनको कुछ सिखाना तो बहुत जरूरी होता है. मगर अनफॉर्चुनेट है, अभी हमको सब सिखाने के लिए हमें तो हमारे शिक्षक, हमारे भी ऐसा सिलेबस नहीं है. और सब चरित्र पढ़ने के लिए एक पाठ तो पहले से रखना पड़ेगा. और कॉलेज समय तक ऐसे चरित्र और इसका ट्रेडिशनल वैल्यूज के बारे में पढ़ने के लिए एक ऐसे पार्ट और सब्जेक्ट ऐसे रखे तो, और स्कूल्स वगैरह सब में
अभी क्या होता है, जब जब स्कूल में पढ़ते हैं, सब स्कूल के बैकग्राउंड के कारण कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, मगर ये आवश्यक होना चाहिए। उसी तरह आवश्यक की तरह इट्स अ मस्ट सिलेबस ऐसे रखे तो ऐसे लोग पढ़ने के लिए मौका मिलेगा और जाना पड़ेगा। इसलिए हम सोचना कि और अग्निपथ ऐसे एक प्लान भी आ गए हैं, क्योंकि आर्मी में काम करने के लिए कुछ अवसर मिलेगा स्टूडेंट्स को। उसी तरह 6 महीने या 1 वर्ष हमारी साहित्य और पूरे साहित्य हमारे मातृभाषा पे ही नहीं, मातृभाषा के अलावा और भाषा में कितना साहित्य है, तमिल में है, तेलुगु में है और कन्नड़ में है, मराठी में है, सब साहित्य और एक्सचेंज करने के लिए मौका मिलना चाहिए। आप ऐसे प्रोग्राम अभी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा हिंदी भाषा में इतना हमें तो मौका नहीं मिलता इधर बात करने के लिए, क्योंकि इधर तमिलनाडु में हिंदी सीखने में और सिखाने में बहुत समस्या है। इधर आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु तो अलग है हिंदी के कारण, मगर इनके बीच में भी हमको ऐसे हिंदी पढ़ने के लिए कुछ मौका मिला है। मगर उसी तरह और दूसरी भाषा सीखने में, हमारे देश की भाषा, अब लोग अंग्रेजी सीखते हैं और फ्रेंच सीखते हैं और जर्मन सीखते हैं, क्यों हम तेलुगु नहीं सीखते हैं? क्यों मराठी नहीं सीखते हैं? क्यों हिंदी नहीं सीखते हैं? ये सब सीखना पड़ेगा। इसके बाद भी उनके क्या क्या वैल्यूज भी हैं, वो साहित्य में क्यों कौन है, क्या कैसे लिखे हैं। इसलिए महाकवि भारती ने बोलते हैं, हमारे देश के बारे में सोचो। வடக்கில் இமயமலை பாப்பா, தெற்கில் வாழும் குமரி முனை பாப்பா, கிடக்கும் பெரிய கடல் கண்டாய், இதன் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் पापा। ए पापा में इसका अर्थ है छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के लिए एक कविता लिखे हैं महाकवि भारती। इसमें बोलते हैं, उत्तर में बर्फ हिमालय है, उत्तर में बर्फ हिमालय है बच्चों, दक्षिण में कुमारी माँ की सीमा है बच्चों, प्रवाह सागर है इधर देखो, देश की पूरब और पश्चिम में बच्चों। बहुत अच्छा। अखंड भारत के बारे में भारती ने सोचे, क्योंकि हमारा देश के बाउंड्री कैसे, हिमालय के देखो, हो हमारा पर्वत सिर्फ हमारी ही है, कुमारी माँ के देखो, ये कुमारी माँ हमारी माँ के। इसी तरह बच्चों को बोलने के लिए महाकवि भारत ने लिखे हैं। उसी तरह हम हमारे छोटे युवाओं को देशभक्ति के बारे में अब सीखना पड़ेगा। इसी के कारण ऐसे आप ऐसे प्रोग्राम डालते हैं, करते हैं। इसी तरह हर एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज के लोगों को लिंक करने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, अखंड भारत के बारे में हम इधर से उधर, उधर से इधर आने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, और मुझे भी यह जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि महाकवि भारतीयार जैसे महापुरुष, जिन्होंने मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में पूरे अखंड भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को, हमारे राष्ट्रबोध को, हमारी परंपरा को नई पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा, अपने लेखन के माध्यम से उसको जागरूक किया उस काल में। और आज आप जैसे लोग भी उनकी उस विरासत को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी को संवर्धित करने के लिए समर्पित हैं। सतीश जी, मैं अपने चैनल प्रेरणा मीडिया की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना मूल्यवान समय हमारे इस चैनल के लिए निकाला और राष्ट्रकवि भारतीयार सुब्रमण्य भारती जैसे महापुरुषों से हमारा परिचय कराया। नई पीढ़ी को निश्चित रूप से हमारा यह कार्यक्रम देखकर महाकवि भारती से प्रेरणा मिलेगी अपने राष्ट्रबोध को जगाने की, पूरे अखंड भारत को अपने अंदर स्थापित करने की और देश की विभिन्न भाषा संस्कृति से परिचय प्राप्त करने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।